हेलो एंड नमस्कार, मैं भवानी शर्मा दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो बहुत ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी हो जाता है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी जीडी, बिहार एसआई, टेट, पीआरटी और जितने भी वनडे एग्जाम है उनके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। चलिए समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अपन ये देख लेते हैं कि हमें संविधान में पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, संविधान में हम लोग ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ पार्ट जो होता है हिस्ट्री का हो जाता है। ठीक है, हम वहां से पढ़ेंगे जहां से संविधान सभा के गठन की पृष्ठभूमि का शुरुआत होता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा के गठन की पृष्ठभूमि में इतिहास पढ़ेंगे, क्या इतिहास रहा गठन का, योजनाएं, किस योजना के तहत संविधान सभा गठन हुआ। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं आई थी, उनकी सफलता के कारण, असफलता के कारण क्या थे, ये सारा चीज जानेंगे। सीटों का निर्धारण कैसे हुआ था, ठीक है, चुनावी प्रक्रिया क्या थी, बैठकें कितनी हुई थी, वाचन कितने हुए थे, ये सारा चीज देखेंगे। और अदर में क्या देखेंगे, परीक्षा के दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं उसको हम अदर फैक्ट में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये सब पढ़ने से पहले हम एक बात जान लेंगे कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। ठीक है, ये कुछ परीक्षा के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 1895 में क्या कहा था कि भारतीयों की एक संविधान सभा होनी चाहिए। इन्होंने क्या संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, इनकी एक पत्रिका आती थी, शायद आप लोग को याद होगा, स्वराज विधेयक, स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका इन्हीं के द्वारा संचालित की जाती थी और इनमें इन्होंने क्या किया था, स्वराज विधेयक के रूप में, स्वराज विधेयक के रूप में संविधान सभा की मांग की थी। अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या इन्होंने ही केवल मांग की थी? नहीं, हमारे कांग्रेस के बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, उन्होंने भी संविधान सभा की मांग की थी। जैसे आप देखेंगे 1922 में महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन उनका एक कहना था, ये एक्चुअल मांग नहीं की थी, उनका ये कहना था कि भारतीयों का जो संविधान सभा होगा वो भारतीयों द्वारा ही निर्मित होगा। ठीक है, उनका बस यही था। उनका एक पत्रिका आता था यंग इंडिया, शायद आप लोग को याद होगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक, यंग इंडिया आप लिखेंगे, यंग इंडिया। ठीक है, उनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया। यंग इंडिया में उन्होंने एक बात कहा था कि भारतीयों की जो संविधान सभा होगी या भारतीयों का जो संविधान लिखा जाएगा वो केवल भारतीयों द्वारा ही लिखा जाएगा, ये उन्होंने मांग की थी। अब आ जाता कि कांग्रेस ने कब मांग की थी, तो देखिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप में संविधान सभा की मांग की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस ने कब संविधान सभा की मांग की थी, तो क्या मारिएगा, 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुए, ठीक है, एम.एन. रॉय, ये साम्यवादी नेता थे। इन्होंने 1934 में, ठीक है, ये स्वराज पार्टी के थे, इन्होंने 1934 में क्या, इन्होंने भी क्या संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, अब आता है क्या, जवाहरलाल नेहरू ने भी मांग की, बहुत सारे लोगों ने मांग, लेकिन हम मुख्य बातें बता रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। ठीक है, 1938 में, ठीक है, 1938 में आपके जवाहरलाल नेहरू, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या की थी, कांग्रेस के रूप में, कांग्रेस के तौर पे इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। ऐसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस ने कब संविधान सभा की मांग की थी, तो आप 1935 मारिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक तौर पर कब मांग की थी, तो 1938 मारिएगा। ठीक है, और ये पूछे एम.एन. रॉय ने कब मांग की थी, तो 1934 मारिएगा। कोई दिक्कत, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, देखिए हमने तो क्या किया, संविधान सभा की मांग की थी, 1895 से ही मांग स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन एक बात ये आता है कि अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया कि हाँ भारतीयों का संविधान सभा दे देनी चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया। तो देखिए अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के सामने। अगस्त
प्रस्ताव, ठीक है। उसमें भारत के गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथिगो, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड वेवेल आएंगे। चलिए, अगस्त 1940 में क्या हुआ था? लॉर्ड लिनलिथिगो ने कांग्रेस के सामने संविधान सभा गठन के लिए अगस्त प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसको हमने नकार दिया था। देखिए, मुस्लिम लीग तो जो था उसका नकारने का एक ही कारण था, उसका बस ये मांग था कि हमें अलग देश चाहिए, पाकिस्तान की मांग पे अड़ा था, तो उसको कोई भी प्रस्ताव अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रावधान था, अंग्रेजों ने एक बात कहा ठीक है, हम आपको संविधान सभा देंगे, लेकिन उसमें क्या होंगे? मुख्यतः भारतीय होंगे। यही जो बात था ना सर, कांग्रेस को पसंद नहीं आई, मुख्यतः भारतीय होंगे। यही कारण था कि अंग्रेजों ने क्या किया? इस प्रस्ताव को नकार दिया। उनका कहना यह था मुख्यतः भारतीय मतलब क्या? अगर हम क्लास में एक बच्चे को कहें, ठीक है, कंपटीशन क्लास चल रही है कि इस क्लास में मुख्यतः एसएससी के बच्चे बैठेंगे, इसका मतलब कुछ बच्चे यूपीएसआई के भी बैठेंगे, कुछ बच्चे टेट पीआरटी के भी बच्चे बैठेंगे, यानी कि केवल जो है पर्टिकुलर एक मतलब कि सब्जेक्ट को मतलब एक तैयारी को नहीं चलाया जा रहा है, उसमें यही बात है। यानी मुख्यतः भारतीय मतलब क्या? कुछ भारतीय होंगे और कुछ गोरे अंग्रेज होंगे। यही बात जो था कांग्रेस को पसंद नहीं आई, इसलिए कांग्रेस ने इस योजना को नकार दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, एक और प्रस्ताव है, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव या मिशन जिसे कहते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव या मिशन, ये सर जानते हैं, ये आया था 1942 में, ठीक है, ये 1942 में आया था। ठीक है, इसके भी लाने का एक कारण था, क्योंकि जानते हैं जब अगस्त प्रस्ताव 1940 जब रद्द कर दिया गया भारतीयों द्वारा, तो देश में बहुत सारा जनव्यापी आंदोलन चालू हो गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया था, सबने ये क्या कहते हैं, विनोबा भावे के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन चालू हो गए थे। तो क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया 1942 में। ये प्रस्ताव आया था सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में लाया गया था 1942 में, ठीक है। देखिए, ये जो प्रस्ताव था आया नहीं रहा था, थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि चलते हैं। देखिए, 1939 से 1945 तक, ठीक है, विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो 1939 से 1945 के बीच ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, ठीक है। और इस पार्टी से प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। देखिए, बहुत सारे बुक में ना आपको विंस्टन चर्चिल मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, उसमें विंस्टन चर्चिल मिलेगा। तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही आदमी थे, ठीक है। इनकी सरकार थी, तो ये भारतीयों को सहयोग देने के लिए जो इनकी मांग थी उसको मानने के लिए तैयार हो गए थे। इसीलिए उन्होंने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा। जब वो नकार दिया गया तो क्या क्रिप्स प्रस्ताव भेजा, लेकिन ये भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, भारतीय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रस्ताव में प्रावधान ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों की संविधान सभा गठन किया जाएगा, यानी कि विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, यही बात महात्मा गांधी को और खास करके कांग्रेस को पसंद नहीं। महात्मा गांधी को हम पहले जान चुके हैं, क्यों कि प्रथम विश्व युद्ध में उनको भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया है। और अंग्रेजों ने उनसे कहा था कि आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करिए और जैसे हम लोग जीतेंगे वैसे भारतीय को स्वाधीनता प्रदान कर देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया। तो विश्वास नहीं था, ठीक है। तो कांग्रेस का कहना था कि अभी क्यों नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं संविधान सभा गठन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रस्ताव को भी नकार दिया। तो
सवाल ये आता है कि एक्चुअल में संविधान सभा गठन किस प्रस्ताव के तहत हुआ था। ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको काफी ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसको पढ़ने से पहले कुछ पृष्ठभूमि देखेंगे। देखिए हम आपको शुरुआत में ही बताए हैं कि 1939 से 1945 के बीच क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व खत्म हुआ उसी समय ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ। ब्रिटेन में क्या हुआ, चुनाव हुआ। और चुनाव में दो पार्टी उतरी थी। पहला पार्टी वही पुरानी वाली पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, दूसरी पार्टी कौन सी थी आपकी, लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। ठीक है, देखिए 1945 में चुनाव हुआ, दो पार्टियां उतरी थी। पहला था कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा था आपका लेबर पार्टी। लेकिन चुनाव का परिणाम जब आया तो सबके होश उड़ गए। कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो हार गई और लेबर पार्टी जीत गई। और लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री कौन बने ब्रिटेन में, सर क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। ये बहुत ही उदारवादी प्रकृति के थे। ठीक है, ये जैसे इनकी सरकार बनी उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन की लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 मार्च 1946 को एक प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव में दो मुख्य बातें थी। पहला बात ये था कि भारतीयों को संविधान सभा के गठन की इजाजत दे देनी चाहिए और दूसरा भारतीयों को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। ठीक है, 14 मार्च 1946 को प्रस्ताव आया और ये प्रस्ताव उस दिन पारित हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जब प्रस्ताव पारित हुआ तो ये 24 मार्च, आपको सारे डेट याद नहीं करना है, हम बताएंगे क्या क्या आपको ध्यान देना है। 24 मार्च 1946 को, ठीक है, ये पृष्ठभूमि हम बता रहे हैं। 24 मार्च 1946 को ये जो प्रस्ताव था जो क्लीमेंट एटली के द्वारा पारित किया गया था, उनकी सरकार के द्वारा पारित किया गया था, वो दिल्ली पहुंचा। ठीक है, और इसे दिल्ली लाने के लिए 3 लोग नियुक्त किए गए थे। पहले थे सर पैथिक लॉरेंस, ये ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस। एंड सेकंड थे आपके एवी अलेक्जेंडर। सिकंदर वाला मत समझ लीजिएगा, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर अलेक्जेंडर, ये कौन थे। तीसरे थे आपके एवी अलेक्जेंडर के बाद वही पुराने वाले सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। चलिए ये 3 लोग थे, लेकिन ये जो 3 लोग को जो नियुक्त किया गया था इस प्रस्ताव को लाने के लिए, वो क्लीमेंट एटली की सरकार में कैबिनेट के मंत्री थे। ठीक है, इसलिए इन तीनों ने जो प्रस्ताव लाया उसे कैबिनेट मिशन योजना कहा गया, इन्हीं के नाम। देखिए ये जो सर पैथिक लॉरेंस थे ये भारत के सचिव के पद में थे, भारत के सचिव थे। सचिव के पद पे कहां बैठते थे, इंग्लैंड में बैठते थे, ब्रिटेन में। चलिए ये एबी अलेक्जेंडर जो थे ये नेवी मंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा, नेवी मंत्री थे। तीनों लोग कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसीलिए कैबिनेट मिशन योजना पड़ा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री, व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पे थे, एवी अलेक्जेंडर नेवी मंत्री थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री थे। ठीक है, और सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ही क्या आया था, ये कैबिनेट मिशन योजना आया था, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, अब समझ में आया क्यों कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो प्लान आया तो इसमें कुछ प्रावधान थे, कुछ नियम थे, कैसे संविधान सभा गठन किया जाएगा, कितनी सीटें होंगी, क्या क्या किन किन तरीकों से चुनाव होगा, ये सारा चीज कैबिनेट मिशन योजना में लिखा हुआ था। तो कुछ कुछ बातें जानेंगे। पहला क्या था कि कैबिनेट मिशन में यह प्रावधान किया गया कि कम से कम
कम से कम, अधिक से बात नहीं कर रहे हैं सर, कम से कम 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में 1 सीटें होंगी, संविधान सभा में 1 सीटें होंगी। ठीक है, पहला क्या था, कम से कम 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में 1 सीटें होंगी। ठीक है, इस तरह जो कुल सीटें थी संविधान सभा कितनी हो गई, कुल सीटें ये हो गई थी आपके 389। अभी हम समझेंगे 389 को बहुत ओपन खोल करके समझेंगे। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं आखिर में 389 सीटें ही क्यों हुई। 400 भी हो सकते थे, 420 हो सकते थे, 430 हो सकते थे, बहुत सारा होता, लेकिन ये कारण क्या था कि 389 तो बहुत और लग रहा है, हो सकता था कि 390 कर लेते, 400 कर लेते और बेटर रहता। ठीक है, लेकिन ये बात जान लीजिए 1941 में सर भारत की जनगणना हुई, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। 1941 में भारत की जनगणना हुई और भारत का जो कुल जनसंख्या था लगभग 40 करोड़ था। ये ध्यान रखिएगा सर, लगभग 40 करोड़ था। ठीक है, और हम क्या बोले हैं, कम से कम 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि कहाँ आएगा, संविधान सभा में आएगा। तो इसलिए लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी, इसलिए जो पूरा सीटें थी टोटल कितनी काउंट हुई, 389। इतना समझ में आया आपको, 389। अब चलते 389 सीटों का बंटवारा करते हैं। चलिए देखिए, जो 389 सीटें थी उसको 2 भाग में बांटा गया था। कुल सीटें, देखिए एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी, तो बाबू आप क्या मारेंगे, 389। ठीक है, चलिए इसको 2 भागों में बांटा गया था। पहला था भाग आपका 292 + 4 इक्वल टू कितना होगा, 296। और दूसरा था आपका 93 सीटें। ठीक है, अब देखिए ये तो 296 जो सीटें हैं इसमें क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, इन सीटों पर क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। और 93 जो सीटें होंगी वो मनोनीत होंगी। ठीक है, किन के लिए मनोनीत होंगी, देशी रियासतों के लिए, देशी रियासतों या राजा रजवाड़ों, बहुत उस समय देशी रियासत थी, राजा रजवाड़ों के लिए मनोनीत। आपको एक बात बताएं, स्वतंत्रता के समय ना भारत में 562 देशी रियासतें थी, इतनी देशी रियासतें थी स्वतंत्रता के समय, सोचिए। तो उनके लिए देशी रियासतों या राजा रजवाड़ों के लिए क्या 93 सीटें मनोनीत की गई थी। ठीक है, और 296 सीटें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। तो कहिएगा सर ये बताइए, आप डायरेक्ट 296 लिख सकते थे, आपने 292 + 4 क्यों लिखा। तो देखिए ये 292 जो सीटें थी ना वो 11 ब्रिटिश प्रांतों के लिए थी, 11 ब्रिटिश प्रांतों के लिए। ठीक है सर, और ये जो 4 सीटें थी ये उस समय 4 कमिश्नरी प्रांत हुए थे, कमिश्नरी प्रांतों के लिए। ठीक है, देखिए भारत जो था ना 2 भागों में उसमें विभक्त था। पहला एक था ब्रिटिश भारत, ठीक है, एक था ब्रिटिश भारत जिसमें क्या ब्रिटिश जो थी डायरेक्ट शासन करते थे, और एक भारत था जिसमें ब्रिटिश और भारतीय जनता के बीच देशी राजा रजवाड़े आ जाते थे। तो उनके लिए जो देशी राजा रजवाड़े जो ब्रिटिश और भारतीयों के बीच आते थे उनके लिए 93 सीटें रखी गई थी। और क्या जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो एक्चुअल में ब्रिटिश भारत था जिसमें केवल अंग्रेज शासन करते थे, उसमें क्या कितने सीटें थी, 296 सीटें थी। तो 11 सीटें थी। उस समय भारत में 11 राज्य थे और 4 जो था कमिश्नरी प्रांत था। ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तब देखिए सर ये कहिएगा कि सर ये 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन था, तो ध्यान दीजिएगा। उस समय 4 कमिश्नरी, अरे कमिश्नरी मतलब कि आज का जो केंद्र शासित है ना, उस समय उसको कमिश्नरी, आज भी कमिश्नरी कहते हैं।
ठीक है, 4 कमिश्नरी प्रांत। तो पहला क्या था, देखिए पहला, देखिए याद करने का तरीका बता रहा है आपको, ABCD याद करना है, ABCD। मान लीजिए ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, और एक नाम का एक गलत छांटना है, तो जब चारों नाम पता रहेगा तभी तो आप गलत छांटिएगा। तो देखिए A फॉर अजमेर, अजमेर, ये मेरवाड़ा मारवाड़ा का क्षेत्र था, अजमेर मारवाड़ा, मखाड़ा नहीं लिखे, मारवाड़ा लिखे, ध्यान दीजिएगा। B फॉर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ये जानते हैं सर, इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है ये, ठीक है। C फॉर कुर्ग, ये कर्नाटका का क्षेत्र था, ये कर्नाटक में पड़ता है। और D से दिल्ली। अब भूलिएगा आप लोग, बताइए तो, उसमें 4 कमिश्नरी प्रांत थे। ABCD याद कर लीजिए, A से अजमेर मारवाड़ा का क्षेत्र, B से बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान, C से कुल कर्नाटका और D से दिल्ली, ये 4 थे। चलिए अब सीटें हम लोग समझ गए। अब देखिए सीटों का तो अब क्या हुआ, 389 सीटें थी, बंटवारा हो गया कि 296 सीटों पर चुनाव होगा और 93 सीटें क्या होंगी, मनोनीत होंगी। चलिए अब देखिए सीटों का बंटवारा करते हैं। तो सीटों पर चुनाव होगा, तो कितने सीटों पर चुनाव होगा, चुनाव होगा आपका कितने सीटों पर, 296 सीटों पर। अरे वही 292 प्लस जो 4 लिखे थे, मनोनीत वाला तो चुनाव तो होगा नहीं, तो 296 सीटों पर चुनाव होगा, ठीक है। तो इसको कुछ भागों में बांटा गया था, 3 समुदाय में। पहला था सामान्य, ठीक है, सामान्य। दूसरा था मुस्लिम, मुस्लिम। और तीसरे थे आपके सिख, ये सिख समुदाय के थे। तो सामान्य के लिए 213, मुस्लिम के लिए 79 और सिख के लिए 4। ये सीटें चुनाव से पहले, यानी कि संविधान सभा के चुनाव से पहले ये बांट दिया गया था, ठीक है। अब देखिए इन सीटों पर क्या होगा, यानी 296 सीटों पर चुनाव होगा। जुलाई 1946 में संविधान सभा की सीटों पर चुनाव हुआ, ठीक है। तो चुनाव हुआ तो आप देखेंगे चुनाव में बहुत सारा परिणाम आया। देखिए कांग्रेस जो थी वो 208 सीटें लाई थी। एक और पार्टी थी मुस्लिम लीग, इसने कितनी सीटें लाई थी, 73 सीटें लाई थी। अब देखिए निर्दलीय, कुछ पार्टी निर्दलीय थे, कुछ लोग निर्दलीय लड़े थे, निर्दलीय और क्षेत्रीय, छोटी पार्टी थी, छोटा मोटा पार्टी था। तो ये थे 8 और ये थे 7, ठीक है। ये साथ से समझ में, कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73, निर्दलीय ने 8 और क्षेत्रीय ने 7। ये क्या हुआ, चुनाव का परिणाम आया। जब मुस्लिम लीग ने अपनी संविधान सभा में माइनॉरिटी देखा कि हम इतने कम है, तो उन्होंने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। कहा हमें संविधान सभा नहीं चाहिए, हमें अलग देश चाहिए और उस अलग देश के लिए अलग संविधान सभा चाहिए। ये बात मुस्लिम लीग ने कह दी, ठीक है। देखिए जब इस पे कुछ टिप्पणियां आती हैं, जब संविधान सभा का जब चुनाव हुआ जुलाई 1946 में, तब कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम ने 73 सीटें जीती। एक्चुअली में ये 2 ही पार्टी मुख्य थे भारत में, इन दोनों पार्टी में ही घमासान था। तो जब कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें लाई तो बहुत सारे विद्वानों का कथन है, जैसे ग्रेनविले ऑस्टिन हुए, ब्रिटेन में ग्रेनविले बहुत ही विद्वान आदमी हुए, ग्रेनविले ऑस्टिन लिख देते हैं, शायद आपको पूछ दे, ग्रेनविले ऑस्टिन, ये ग्रेनविले ऑस्टिन है। इनका कथन है कि जब इन्होंने मेजोरिटी देखा कांग्रेस की संविधान सभा में, इन्होंने कहा कि लग रहा है कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है, इनका ये कथन है, ठीक है। ये सारा बात था। चलिए अब ये सीटें का बंटवारा हो गया, सब लोग आ गए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये जो मुस्लिम लीग जो बहिष्कार किया, इनके साथ आपके भीमराव अंबेडकर भी खड़े थे। ये कैसे अंबेडकर खड़े थे, इनका हम इतिहास बताएंगे कब, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक पढ़ाएंगे तब, ठीक है। चलिए कुछ बातें थोड़ा ध्यान देते हैं। एक बात थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कमिश्नरी, कुल प्रांत। चलिए
296 सीटें, 93 मनोनीत। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। चलिए अब एक समझते हैं, ये सीटें जब चुन के आ गई तो अब समझते हैं संविधान सभा की बैठक कैसे हुई। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक जब सारे लोग चुन के आ गए तो संविधान सभा की बैठक हुई। तो पहली बैठक हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कहाँ हुआ था पहली बैठक? आपका हुआ था दिल्ली के सेंट्रल हॉल, जिसे सेंट्रल लाइब्रेरी भी कहते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी। ठीक है, जिसे काउंसिल चेंबर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, काउंसिल चैम्बर्स। परीक्षा में आ जाएगा कि संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई थी, ऑप्शन में दे देगा काउंसिल चैम्बर, और हम आपको केवल पढ़ा था सेंट्रल हॉल, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ही जगह था लेकिन उस जगह का नाम 3 था। पहला क्या था? सेंट्रल हॉल, सेंट्रल लाइब्रेरी, काउंसिल चैम्बर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब संविधान सभा की बैठक हुई थी, दिन के समय हुई थी 11 बजे, ध्यान रखिएगा 11 बजे बैठक हुई थी। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था पहली बैठक में? तो 211 लोगों ने भाग लिया था। सर कुल सीटें यानी कुल लोग कितने थे? 389। तो 211 लोग क्यों आए? तो इसका 2 मुख्य कारण है। पहला कारण क्या था कि संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग ने, यानी कि जो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे वो नहीं आए, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि जो देशी रियासतों के लिए जो 93 सीटें रखी गई थी वो भी इस संविधान सभा में नहीं आए थे। इसलिए जो सीटें थी कितनी रह गई? कितने लोग आए थे? 93 लोग, सॉरी 211 लोग आए थे। कोई डाउट नहीं ना। चलिए ये मुख्य कारण थे। अब एक प्रश्न आता है कि देखिए जब कभी भी कोई बैठक होती है, चाहे कोई क्लास बनता है, कोई कक्षाएं शुरुआत में चालू होती है, तो पहले दिन कुछ होता नहीं है। पहले दिन क्या होता है? मेल मिलाप होता है। पहले दिन क्या होता है? मेल में कौन आया है, कौन नहीं है, अच्छा आप भी आए हैं, अच्छा वो क्यों नहीं आए, ये सारा बातें चर्चा में रहती है। तो इस दिन के लिए एक आदमी थे, एक बहुत ही बड़े हमारे कांग्रेस के नेता थे, क्या थे? उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक्चुअली में बोर्ड है ना, इसको कोई प्रैक्टिस है नहीं। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या अध्यक्ष बनाया गया था? अभी पूरा कहानी बाकी है। अध्यक्ष बनाया गया था। हम लोग जानते हैं क्लास जब बनती है या कोई बैठक होता है और वो बैठक रेगुलर होना रहता है, तो एक दिन के लिए पहले क्या किया जाता है? सब लोग भेंट मुलाकात करते हैं, तो एक दिन के लिए किसी को मनोनीत कर दिया कि एक दिन आप क्या करेंगे? बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और उसके बाद अगले दिन क्या किया जाता है, या दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी बैठक होती है तो एक पर्टिकुलर जब तक वो बैठक चलेगी तब तक के लिए एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो जो हमेशा के लिए अध्यक्ष चुना जाता है उसे अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, और जो केवल एक दिन के लिए चुने जाते हैं उन्हें अस्थायी कहते हैं। तो ये सिर्फ 9 दिसंबर 1946 के दिन के लिए ही केवल अध्यक्ष चुने गए थे, इसलिए ये अस्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए ये इनको अस्थायी अध्यक्ष कहा गया था। वो केवल उसी दिन के लिए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 के दिन के लिए केवल क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए साथ में नोट करते हुए चलिएगा। दूसरी बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? आपका हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, ये दूसरी बैठक हुई थी। सेम प्लेस, ऐसा नहीं है कि पहले दिन हो गया आपका दिल्ली के सेंट्रल हॉल में तो दूसरे दिन हो जाए आपका कुतुब मीनार पे, ऐसा नहीं, सेम जगह था। ठीक है, तो इसमें जो था 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहला अध्यक्ष चुना गया था और दूसरा अस्थायी अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष चुने गए थे आपके, कौन चुने गए थे आपके? पहले अध्यक्ष चुने गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें क्या चुन लिया गया? अस्थायी अध्यक्ष। अब ये जब तक संविधान सभा की बैठक होगी तब तक ये क्या रहेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब उपाध्यक्ष चुना गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है परीक्षा के दृष्टि से, उपाध्यक्ष। देखिए संविधान सभा में
2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। बहुत सारा किताब पढ़ेगा, उसमें सिर्फ एक ही उपाध्यक्ष का नाम मिलेगा और वो थे आपके एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। लेकिन एक और उपाध्यक्ष थे, आपको बता रहे हैं, वो थे V.T. कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी, ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रारूप समिति पढ़ाएंगे तो वहां पे टी.टी. कृष्णामाचारी आएंगे। ये V.T. कृष्णामाचारी है। इनका पूरा नाम है वेंगल थिरुवेंकटाचारी। वेंगल थिरुवेंकटाचारी कृष्णामाचारी। वेंगल थिरुवेंकटाचारी कृष्णामाचारी, ठीक है। वो टी.टी. कृष्णामाचारी है, V.T. कृष्णामाचारी है। और इनका पूरा नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ऐसा नहीं गिरानी मुखर्जी कुछ लगते थे, ऐसा नहीं है। चलिए, उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। ये बात ध्यान रखें, मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और एच.सी. मुखर्जी का नाम ही न दिया हो और उसमें दिया हो V.T. कृष्णामाचारी और आपको न मालूम हो, तो क्या गलत करके चलिएगा। तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, पहले थे आपके एच.सी. मुखर्जी और दूसरे कौन थे? V.T. कृष्णामाचारी। ये कुछ मुख्य बातें हैं। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, एक था आपके इसी दिन भारतीय क्या संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार किनको बनाया गया था? सर B.N. राव को। B.N. राव, सर B.N. राव। ये ICS अधिकारी थे। एग्जाम में पूछेगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो क्या मारेगा? सर B.N. राव। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। ये ICS अधिकारी थे। इनके बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए, 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया था, तो 1935 के ही अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो बर्मा के संविधान बनाने में सबसे बड़ा हाथ किनका है? सर B.N. राव का। B.N. राव का जिक्र हम आगे करेंगे, कब? जब प्रारूप समिति पढ़ाएंगे तब। ये ICS इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे। ये बहुत ही उदारवादी प्रकृति थे। इन्होंने संविधान सभा में जितना भी कार्य किया, उसका एक भी रुपया जो पैसा जो मिलता था उन्होंने नहीं लिया। ये बहुत उदारवाद प्रकृति के थे। थोड़ा सर B.N. राव के बारे में सुन लीजिए। देखिए, जब हम लोग प्रारूप समिति पढ़ेंगे तो सर B.N. राव का जिक्र वहां पे हम करेंगे। थोड़ा सा कर देते हैं कि सर B.N. राव जो थे ना, वो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। उन्होंने एक छोटा मोटा संविधान तैयार किया था जिसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। एक छोटा मोटा संविधान का प्रारूप तैयार किया था जिसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी, ठीक है। और इसी संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था सर? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। किसकी अध्यक्षता में? इसमें 7 लोग थे, 6+1। ये 1 थे आपके अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 6 सदस्य थे। जब हम प्रारूप समिति पढ़ाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो ये सर B.N. राव के संबंधित कुछ मुख्य बातें थी। चलिए, दूसरा हम लोग बैठक समझ गए। अब समझेंगे तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक, ठीक है। सेम टाइम सेम प्लेस संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। तो देखिए, इसका एक कब हुआ था? आपका हुआ था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। और इसमें जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था।
ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? क्या देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में ये बातें थी कि हमारा जो संविधान लिखा जाएगा किन किन बातों को ध्यान में रखकर लिखा जाएगा, हमारे जो संविधान का जो सरकार बनेगी उसकी प्रकृति कैसे होगी, व्यक्ति को कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाएंगी, कितने प्रकार के न्याय दिए जाएंगे, ये सारी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था। ठीक है, इसे पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन यह उस दिन पारित नहीं हुआ था। ये पारित कब हुआ बाबू? तो आपको याद रखना है कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, देखिए 22 जनवरी 1947 को। एक और डेट है, थोड़ा मिलता जुलता है, मिस्टेक मत करिएगा। एक है 22 जुलाई 1947। तो ये 22 जुलाई 1947 का डेट है ना, इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। लेकिन 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। ये ध्यान में आप रखिएगा। चलिए, लेकिन एक बात आता है, सर ये रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को और ये पारित हुआ 22 जनवरी 1946 को, तो आखिर इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि इस प्रस्ताव को सबसे बड़ा विरोधक कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। इनका कहना था कि जब तक हमारे मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में नहीं आ जाते हैं तब तक संविधान सभा को तब तक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करना चाहिए। आखिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुस्लिम लीग के प्रति इतने बने कैसे थे? उनका सहयोग क्यों कर रहे थे? ठीक है, तो देखिए थोड़ा भीमराव अंबेडकर का इतिहास जानते हैं। चलिए, थोड़ा इनका पूरा इतिहास नहीं जानेंगे, ऐसा नहीं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ, ये सारा चीज नहीं। हम थोड़ा ये देखेंगे, संविधान से रिलेटेड उनकी बातें देखेंगे। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए पहले चुनाव लड़े थे आपके बॉम्बे से। ठीक है, और ये चुनाव हार गए। आपको मालूम है, प्रथम आम चुनाव हुआ था, उसमें भी भीम, जो प्रथम हम लोग की जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951 में, उसमें भीमराव अम्बेडकर हार गए थे। ठीक है, तो प्रथम जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने कहाँ से भाग लिया था? बॉम्बे से, लेकिन ये हार गए। दूसरी बार इन्होंने चुनाव लड़ा बंगाल से। ठीक है, बंगाल में एक जगह है जयसुर खुलना, जयसुर कुलना, बंगाल की एक जगह है। यही से इन्होंने क्या किया? चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। लेकिन जिनके चुनाव जीतने में सबसे बड़ा सहयोग किसने किया? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, चुनाव जीतने में इनका सहयोग किसने किया? मुस्लिम लीग ने। लेकिन हम ये बात कब कर रहे हैं? हम पहले ही बताए हैं कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो ये जुलाई 1946 की बात कर रहे हैं। तो जयसुर कुलना जो था उस एरिया से कहाँ से आए थे? जयसुर कुलना से आए थे भीमराव अंबेडकर। लेकिन जैसे जैसे देश के विभाजन की तस्वीर सामने आएगी, देश के विभाजन का बात सामने आएगा, क्लियर होता जाएगा कि देश का विभाजन होगा, और देश का जब विभाजन हो गया तो ये जो जयसुर कुलना का जो एरिया था वो चला गया कहाँ? पूर्वी पाकिस्तान में, जो आजकल हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनके नेतृत्व में आज़ाद कराया गया, अवामी पार्टी के थे वो। हम इस सारा चीज़ जानते हैं। ये जो जयसुर कुलना का जो एरिया था वो कहाँ चला गया? आपका पूर्वी पाकिस्तान में। फिर इनकी संविधान सभा की सीट यहाँ से खाली हुई। तब एक कहानी एक सामने आता है, थोड़ा सुनिएगा, एक बात सामने आता है। जब इनके सीट खाली हो गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहलवाया गया कि जो भीमराव अंबेडकर हैं उनका संविधान सभा में योगदान बहुत ही जरूरी है। तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो कहाँ संपर्क करेंगे? बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे बीजी खेर। तो बॉम्बे के उसमें एक ही मतलब राज्य था जहाँ पे प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। तो बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे बीजी खेर। ठीक है, उनसे संपर्क किया गया और संपर्क करके कहा गया कि आप ही के क्षेत्र से भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन करना जरूरी है। तो बीजी खेर जो थे, पूना से एक व्यक्ति थे M.R. जयकर, ये पूना थे, ये पूना की सीट से संविधान सभा में गए थे। M.R. जयकर का सीट खाली कराया जाएगा और पूना से फिर से भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में भेजा जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तो
कैसे पूछे, पहले ये क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए कहां से चुनाव लड़े थे। सर्वप्रथम जब पूछेगा तो बॉम्बे मारिएगा, ठीक है। और ये पूछ दे कि भीमराव अंबेडकर की, और ये पूछ दे भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित होके आए थे, तो आप क्या मारिएगा, बॉम्बे पूना का मारिएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। चलिए ये सारा चीज है। चलिए ये तीसरी बैठक थी, ठीक है। ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 का, लेकिन 22 जनवरी 1947 को भीमराव अम्बेडकर बहुत ही इसका विरोध किए। उनका मानना था कि जब तक हमारे मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आ जाते हैं तब तक क्या उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करें। यहाँ तक कि वो संविधान सभा से उठ के चले गए थे अपना विरोध दर्शाने के लिए। चलिए ये जो 3 था बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो क्या सर हम टोटल बैठक पढ़ेंगे? देखिए संविधान सभा की कुल जो बैठक था ना, पूछेगा एग्जाम में, तो कुल बैठक जो था वो 11 + 1 = 12। तो आप 12 मारे, बहुत सारे बुक में आपको 11 मिला, लेकिन वो गलत है। कुल बैठक हुआ था 11, लेकिन सर आपने 12 क्यों लिखा, आपने 11 + 1 क्यों लिखा? तो ये जो 1 है ये संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था, उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ था। ये अंतिम बैठक हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। इस दिन 3 कार्य हुआ था। पहला कार्य क्या था, राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। दूसरा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और तीसरा उस दिन क्या किया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये हुआ था। लेकिन देखिए राष्ट्रपति को केवल निर्वाचित किया गया, लेकिन राष्ट्रपति जी सीट पर कब बैठेंगे, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए उस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन राष्ट्रपति जी अपना क्या साइन करके पद ग्रहण किया, इसलिए उस दिन हम लोग गणतंत्र हुए। तो राष्ट्रपति का केवल क्या उस दिन निर्वाचन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। हम जानते हैं राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये सब क्या है, राष्ट्रीय गीत है आपका, बहुत बड़ा है। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, यहाँ तक है। इनको कितने लिखा था, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी। कुछ लोग कहते हैं इन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों सही है, दोनों एक ही आदमी है, ठीक है। आइए तो जानते हैं राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है 52 सेकंड में गाया जाता है, इसको किसने लिखा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। आई होप कि आप लोग का ये क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे इस संस्था को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग अपना परफेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और समय निकाल के आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।